सो कल आपका प्रैक्टिकल है एफआईटी का, है ना? फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट? तो इसमें प्रैक्टिकल में आपको जो करना होता है दैट इज बेसिकली एमएस ऑफिस। आपको एमएस विंडोज के फंक्शंस पता होने चाहिए, एज वेल एज आपको डॉस के फंक्शंस पता होने चाहिए, डॉस की कमांड्स पता होने चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएस ओवर हियर? जो मैं एमएस ऑफिस लिख रही हूँ या एमएस विंडोज लिख रही हूँ, यहाँ पर एमएस का क्या मतलब है? अरे यार, जो लोग जूम पे हैं वो बोल सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एमएस ओवर हियर? माइक्रोसॉफ्ट, सिंपल है ना? सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। एंड डॉस क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डॉस? वेरी गुड, इट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो एमएस विंडोज और डॉस क्या है आपके? ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट? और एमएस ऑफिस जो है दिस इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक होता है, फ्रंट पेज होता है, बट मेजरली हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करते हैं फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, राइट? सो ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिकल में आएंगी। तो जो आपको प्रैक्टिकल में कराया जा सकता है वो आपको कॉलेज में ऑलरेडी जो भी लैब में कराया उसी में से कुछ आपको करने के लिए कहा जाता है। तो ये जनरली डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि ये सारा का सारा जीयूआई होता है। डॉस को छोड़ के डॉस की कमांड्स है जो आपको याद करनी पड़ती है। बट बाकी एमएस ऑफिस हो या एमएस विंडोज हो, आप स्क्रीन पे कहीं ना कहीं ऑप्शन देख के काम कर ही लेते हो, क्योंकि वो जीयूआई है। अब फटाफट से फुल फॉर्म बता दो जीयूआई और सीयूआई की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई एंड सीयूआई? What is the full form of GUI? Graphical User Interface. Very good, Harshit. Very good, Neha. Same way we have CUI, that is Character User Interface. ठीक है? तो जहाँ पे हर चीज इमेजेस की फॉर्म में, मेन्यूज की फॉर्म में, आइकन्स की फॉर्म में होती है, उसको हम GUI कहते हैं, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जहां पर आपको हर चीज कमांड्स में लिखनी पड़ती है वो आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। नॉट क्लाइंट बेटा, इट्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या फिर आप कंसोल यूजर इंटरफेस भी कह सकते हो, बट नॉट क्लाइंट यूजर इंटरफेस, इट्स नॉट दैट। ठीक है? सो जब हम पहली यूनिट की बात करते हैं आपकी, ये तो आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल में से वाइवा में भी पूछ सकते हैं और वहां पे करवाएंगे भी। बाकी जो थ्योरी टॉपिक्स है उसको भी वाइवा में पूछा जा सकता है। इट कुड बी एज सिंपल एज व्हाट आर पेरिफेरल डिवाइसेस, है ना? तो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं? एनी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर यूजिंग अ पोर्ट, है ना? कोई भी पोर्ट यूज करके अगर मैं किसी डिवाइस को मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रही हूँ टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, दैट कुड बी इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, दैट्स अ पेरिफेरल डिवाइस। सो पेरिफेरल डिवाइसेस भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के आ जाते हैं। वी हैव इनपुट डिवाइसेस, वी हैव आउटपुट डिवाइसेस एंड वी हैव storage devices. Now you will raise hand and answer me. जो बोल के आंसर करना चाहते हैं, you have to list at least 5 input devices. Who will tell? Name any 5 input devices. Chat में ही लिख रहे हो? Anyone who wants to speak up and tell 5 input devices? Input devices की तो हमारे पास एक बहुत वाइड रेंज है। We have lots of input devices. आपको सिर्फ उसमें से 5 के नाम बताने हैं। देखो, आपसे पहले मैंने लिख दिया।
ऐसे थोड़ी चलेगा भाई बाबू। यू शुड राइट फास्ट ना, फटाक से आंसर देना होता है वहां पे। कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, स्कैनर, टच पैड, वेरी गुड। सो कीबोर्ड माउस तो दो बेसिक है, वो तो होते ही होते हैं, है ना। वो तो आपका लैपटॉप होता है, उसके अंदर भी कीपैड और माउस पैड, टच पैड जो है वो दिया होता है। उसके बिना तो हम काम ही नहीं कर सकते। सो कीबोर्ड माउस तो है ही हमारे पास। उसके अलावा आपके पास और कुछ इनपुट डिवाइसेस आप लिस्ट कर सकते हो, जैसे कि जॉयस्टिक हो गई विच इज यूज फॉर गेमिंग, स्कैनर हो गया विच विल कन्वर्ट योर एनीथिंग ऑन पेपर टू स्क्रीन, सो एनी हार्ड कॉपी कैन बी कन्वर्टेड टू अ सॉफ्ट कॉपी। माइक्रोफोन हो गया जिससे आपकी साउंड का इनपुट जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिजिटाइजर है, वेबकैम हो गया। ठीक है। एंड यू हैव दिस पेन टैब जहां से मैं लिख रही हूँ, दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस, कि मैं यहाँ टैबलेट के ऊपर लिखती हूँ और आपको वो चीज स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। आर्टिस्ट यूजेस स्पेशल टाइप ऑफ पेन टैब्स लाइक दिस, जिन्हें हम डिजिटाइजर्स भी कहते हैं, जो प्रेशर सेंसिटिव भी होते हैं, कि आप कितने प्रेशर से प्रेस कर रहे हो उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंगली इट गिव्स डिफरेंट स्ट्रोक्स, राइट। तो वो सब इनपुट डिवाइसेस में आ जाता है। Then comes your output devices. Now, can you name a few output devices? Hurry up. फटाफट से आंसर करना है। Name few output devices. Yes, Angad. Yes, Angad. Yes, ma'am. The first one is printer, then we can say speaker, then the Hmm. monitor, then projectors and plotters. Very good. So printer, speaker, projector, प्लॉटर, और जो एक हमारे पास हमेशा अवेलेबल होता है वो है आपका मॉनिटर, क्योंकि सबसे पहला आउटपुट आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आता है। सो मॉनिटर इज योर मेन आउटपुट डिवाइस। देन वी हैव प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर एंड ऑल। वेरी गुड। सो मॉनिटर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, आपको पता होने चाहिए कौन कौन से टाइप के मॉनिटर्स हमारे पास होते हैं। जो सबसे पहले ट्रेडिशनल मॉनिटर्स होते थे उनको वीडीयू कहा जाता है। एनीवन कैन टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ वीडीयू? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीडीयू? इट्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। So VDU stands for Visual Display Unit, राइट। जो आपके पुराने वाले कंप्यूटर होते थे ना, ऐसे वाली स्क्रीन जो होती थी, वो आपका VDU होता था। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती थी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, प्राइमरी कलर्स की। और उससे आपके यहाँ पर फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती थी, जिसको लाइट अप किया जाता था। फिर आ गई LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स, प्लाज्मा, ये सब फ्लैट स्क्रीन के अंदर आ गई है ना। तो ये सब आप बता दोगे कि मॉनिटर में यही ऑप्शंस थी। फिर स्पीकर, तो स्पीकर होता है ना। प्रोजेक्टर इज टू शो समथिंग ऑन द वॉल और कर्टन, जो भी हम यूज करते हैं, तो जो भी स्क्रीन पे है वो आपका किसी प्लेन सरफेस पे आप दिखा सकते हो। प्लॉटर इज यूज फॉर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, ठीक है। जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो अपनी बिल्डिंग की जो ड्राइंग्स होती है, बेसिकली इट्स मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड ऑल, सो दैट इज योर प्रोजेक्टर। एंड देन यू हैव प्रिंटर। प्रिंटर की दो मेन कैटेगरीज होती है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सो आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? कौन बताएगा? आई वुड प्रेफर इफ समवन ऑफ यू विल स्पीक एंड आंसर दिस। डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। यस श्रेयांक। श्रेयांक आंसर कर रहे होंगे। यस श्रेयांक। यस बेटा स्पीक। What is the difference? Okay, let me take Angad's call. Yes, Angad. मैम इम्पैक्ट प्रिंटर में जो इमेजेस क्रिएशन होती है वो इट इज डन बाय फिजिकली स्ट्राइकिंग द इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर विद द हैमर और व्हील एक्सेट्रा,
एंड जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसमें फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता पेपर पे, वो यूजेस इंकजेट टेक्नोलॉजी एंड लेजर टू प्रिंट द कंटेंट ऑन द पेपर. Very good, very nice. So impact printers is where the printing head has a direct touch with the paper, direct contact with the paper. उसे impact कहते हैं, और जब नहीं होता है वो चीज तो नॉन इम्पैक्ट होता है. सो इम्पैक्ट के एग्जांपल्स हो गए आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट के लेजर और इंकजेट प्रिंटर्स. वेरी गुड. ओके, नाउ कम स्टोरेज डिवाइसेस. अब आपको 5 स्टोरेज डिवाइसेस के नाम बताने. टेल मी एनी 5 स्टोरेज डिवाइसेस नेम. Name any 5 devices which are used to store data permanently. जो आपकी RAM होती है वो volatile होती है. It is temporary storage. I want to store data permanently. तो कौन सा डिवाइस उसके लिए यूज होगा? जनरल पूछा जाए तो नरगिस का आंसर ठीक है, रैम रोम रजिस्टर एसएसडी मेमोरी कार्ड. बट आई एम आस्किंग यू नाउ 5 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. सेकेंडरी स्टोरेज मतलब परमानेंट स्टोरेज चाहिए मुझे. पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी, मैग्नेटिक टेप, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क. हम यूज नहीं करते आज की डेट में, पर ये सारे स्टोरेज डिवाइसेस तो अवेलेबल रहे हैं ना कभी ना कभी. तो आपके पास पहले क्या होती थी? फ्लॉपी डिस्क, जो कि 2 साइजेस में आती थी, 3.5 एंड 5 एंड 1/4. सिर्फ 1.44 MB ऑफ डेटा स्टोर कर सकती थी. 5 एंड 1/4 तो मैंने भी कभी नहीं देखी. सो आई हैव सीन 3.5 एंड हैव यूज्ड दिस 3.5 वाली फ्लॉपी डिस्क व्हेन आई वाज इन कॉलेज. तो कहीं म्यूजियम में ही देखने को मिलेंगे आपको ये. ठीक है. देन आपके पास फ्लॉपी डिस्क के बाद सीडीआई कॉम्पैक्ट डिस्क. ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क में फिर डीवीडी आ गया, फिर ब्लू रे डिस्क आ गया. सो वी हैड सो मेनी अदर ऑप्शंस. फिर आपके पास आ जाता है मैग्नेटिक टेप. देन यू हैव हार्ड डिस्क विच इज वर्चुअल स्टोरेज. नहीं नहीं, क्लाउड स्टोरेज नहीं. क्लाउड आपके अपने कंप्यूटर पे नहीं है ना, वो तो स्टोर तो किसी की हार्ड डिस्क में ही हो रहा है ना वो चीज. जो आप क्लाउड की बात कर रहे हो दैट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन समबडीज हार्ड डिस्क. वो अलग बात है कि हम उसको इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हैं. ठीक है, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गई, ये सारे आपके स्टोरेज डिवाइसेस हो जाएंगे. ठीक है. So these are the peripheral devices. We have input devices, we have output devices, and we have storage devices. अब ये peripheral devices के बाद हमारे पास जब मेमोरी की बात आती है, जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं. So main memory, which is also called as primary memory, is broadly classified into two parts, RAM and ROM. What is the full form of RAM and ROM? दोनों की बतानी है आपने. What is the full form of RAM and ROM? Random access memory. And then we have read only memory. So it's random access memory and read only memory. डिफरेंस बताओ. जो भी बताना चाहता है अंगद के अलावा कोई और अगर बोल के आंसर देना चाहता है, सो रेज योर हैंड. और अदरवाइज यू कैन राइट डाउन द डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये एफआईटी के पेपर में भी आएगा और ये वाइवा में भी पूछा जाएगा. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस तबिश. हेलो. यस तबिश, यूर ऑडिबल. यस मैम. बताइए. मैम रैम इज हाँ, वोलेटाइल एंड रोम इज नॉन वोलेटाइल. ठीक है. मतलब हाँ, अगर हम अपने पीसी को ऑफ ऑफ कर देंगे तो हमारा जो भी रैम के अंदर हमारा डेटा होगा वो हमारा लॉस्ट हो जाएगा, और रोम के अंदर नहीं होता. सर मैम, रोम जो है हमारे बायोस में काम करता है, और रैम हमारे मतलब जैसे कि हम कुछ वर्क कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो वो उसको एक टेम्पररी टाइम के लिए स्टोर करने के लिए वर्क करता है. और वेरी गुड. रैम टू टाइप्स की होती हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक. और रोम हमारी 4 टाइप्स की होती हैं, जिसके अंदर हमारी ई रोम, ईपी रोम और फ्लैश रोम और ये सब आते हैं. वेरी गुड. वेरी ओके नाइस. मैम. ठीक है. ओके. सो दैट इज द मेन डिफरेंसेस जो तनुष ने बताए हैं रैम एंड रोम में. रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इट इज वॉलेटाइल, मतलब जब तक पावर सप्लाई रहती है उसमें डेटा रहता है. द मोमेंट द पावर सप्लाई इज गॉन द डेटा इज गॉन.
वो सारा डेटा आपका इरेज हो जाता है, वो टेम्परेरी है। रोम में जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है, वो इरेज नहीं होता पावर सप्लाई के जाने से। रोम का बेसिक फायदा क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करना, जिसे बायोस कहते हैं। सो आप कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है? सो हाउ डज योर कंप्यूटर एक्चुअली स्टार्ट? वो चीज जो है आपकी, वो स्टोर होती है कहाँ पर? रोम में। ठीक है, स्टार्टअप, जैसे हम बूटस्ट्रैप लोडर भी कह सकते हैं कि बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग अप योर कंप्यूटर। सो बूटिंग मीन्स स्टार्टिंग अप योर कंप्यूटर, एंड बूटस्ट्रैप लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग द कंप्यूटर। फिर आपका जो रैम है वो किस लिए यूज होता है? फॉर करंट प्रोसेसिंग बाय द सीपीयू। जो भी चीज प्रोसेस हो रही है अभी, whatever we are processing, that needs to be there in the RAM, तभी सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, अदरवाइज सीपीयू उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। सो सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। फिर आपके पास है स्टैटिक एंड डायनामिक, आर द टू टाइप्स ऑफ रैम। एक में आपके पास कांस्टेंट पावर सप्लाई देनी पड़ती है स्टैटिक में। डायनामिक के केस में वी give power supply and we have capacitors, they keep the charge for some time and after some time we need to renew the signals, right? रोम में आपके पास होती है एक सिंपल रोम, जिसको हम दोबारा राइट कर ही नहीं सकते। एक होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैन्युफैक्चरर से आपके पास जब एक बार रोम आती है, आप एक बार उसको प्रोग्राम कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते। EPROM is erasable programmable read-only memory. It could be erased and reprogrammed, but erase करने के लिए ultraviolet rays use होती है। And then you have EEPROM. So electrically erasable programmable read-only memory. So ये normal electric signal से erase हो सकती है और दोबारा से प्रोग्राम हो सकती है। जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो तो वहां पे लिखा था ना, प्रेस F11 टू एंटर द सेटअप या प्रेस F5 टू एंटर द सेटअप। सो इफ यू प्रेस, यू एंटर अ ब्लू स्क्रीन, जहां पर आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप बूट अप डिवाइस सेलेक्ट कर सको, आप और बूटिंग प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपकी रोम में स्टोर होती है। सो ये हो गया आपका मेन मेमोरी। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड आफ्टर दिस हार्डवेयर पार्ट, व्हेन यू कम टू सॉफ्टवेयर, तो आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज समथिंग व्हिच इज a set of programs which helps you to accomplish a task. Softwares are also classified into two major categories, or maybe two, more than two, whatever you remember. Tell me, software को हम किन categories में divide करते हैं? What are the various categories of softwares we can have? Very good, Tabish. So we have टू मेजर कैटेगरीज। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके अलावा हम जो तीसरी ऑप्शन ले लेते हैं, वो ले लेते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ठीक है, सो ये आम यूजर के लिए नहीं है। जैसे अब मुझे सी का प्रोग्राम बनाना है, मैं प्रोग्रामर हूं, तो मेरे काम की सी है ना। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग से लेना देना ही नहीं है, उसको क्या पता टर्बो सी क्या है, उसे क्या पता कि बॉर्डलैंड सी क्या है, उसको कुछ नहीं करना उसके साथ। सो वो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हो जाते हैं। Very good, Harshit. So system softwares are responsible for managing the overall working of the system. And application software किसी एक particular type के application के साथ linked होता है कि अगर वो काम आपको करना है तो वो application आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप वो काम नहीं कर सकते। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो ना हो तो मेरा कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। कंप्यूटर हो, फोन हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आता है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। So there must be a valid working operating system for any of these devices to work. So that's the main system software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो क्या होता है, हम कहते हैं ना, तेरे पास ये ऐप है, अगर ये ऐप है तो आप वो काम कर सकते हो। अब अगर आपके पास जूम ऐप है, तभी आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास जूम ऐप नहीं है, आप नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपके पास एएल कोडर ऐप है, तो आप एएल कोडर ऐप में जाकर अपने क्लासेस देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो। लेकिन अगर ऐप ही नहीं है तो आप कैसे क्लास एक्सेस करोगे? सो यू नीड एन ऐप फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस। और उस ऐप के ना होने से आपके कंप्यूटर पे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो चलना ही बंद कर देगा। आपका कंप्यूटर चलेगा, आप बाकी सारे काम कर सकते हो, बस वो काम नहीं कर सकते जो उस ऐप से होता है। वेरी गुड नेहा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपका यूटिलिटीज भी होती है इसके अंदर। यूटिलिटीज के अंदर आपके पास आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, एंटीवायरस, फायरवॉल वगैरह। ठीक है, सो यूटिलिटीज क्या होते हैं? स्पेशल सॉफ्टवेयर विच हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क स्मूथली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो स्मूथली वर्क करने में हेल्प करते हैं, उनको हम यूटिलिटीज कहते हैं। उसमें डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, एंटीवायरस, फायरवॉल, ये सब आ जाता है।
पहले हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स की भी सीडीज होती थी, अब ये सब कुछ क्लाउड से आप डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू बाय अ न्यू पेन टैब, इफ यू बाय अ प्रिंटर, इफ यू इंस्टॉल एनी अदर डिवाइस ऑन योर कंप्यूटर, तो वो सब जैसे ही डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो नेट से कनेक्टेड होगा, अपने आप सब सेट हो जाता है। ठीक है। देन कम्स योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एज नेहा हैज ऑलरेडी रिटन कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज्ड, और स्पेसिफिक पर्पस कह सकते हो। ठीक है। सो जनरल पर्पसेस, जो सॉफ्टवेयर बन गया उसका एक पर्पस है, उसको कोई भी यूज करे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट मैं भी यूज कर सकती हूँ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मुझे पढ़ाना है और मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी बड़े अच्छे से एक पीपीटी बनाऊं और उसकी हेल्प से आपको पढ़ाऊं। सो आई कैन मेक अ प्रेजेंटेशन बीइंग एन एजुकेटर। ठीक है। आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, मैं आपको कहती हूँ कि असाइनमेंट बना के दिखाओ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर, कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आपको एक असाइनमेंट बना के दिखानी है मुझे, तो आप पावर पॉइंट यूज करोगे टू कंप्लीट योर असाइनमेंट एंड सबमिट मी। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है और उसको अपना कोई बिजनेस प्रपोजल या अपना जो भी प्रोजेक्ट उसने किया है उसको प्रेजेंट करना है, वो भी पावर पॉइंट यूज करेगा। सो एवरीबडी इज यूजिंग पावर पॉइंट बट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हर कोई यूज कर रहा है लेकिन अपने अपने पर्पस के लिए। तो वो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है कि कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जो हमें चाहिए उसके लिए हम उसको यूज करेंगे। दैट्स जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैटेगरीज में क्या आ गया, एमएस ऑफिस है ना। देन आपके पास ये जो भी काम, मतलब जो किसी भी एज ग्रुप या किसी भी फील्ड में यूज हो सकते हैं, वो जनरल पर्पस हो गए। ठीक है। कस्टमाइज होते हैं जो स्पेसिफिक एक यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाए, जैसे कि एचडीएफसी बैंकिंग ऐप, तो वो सिर्फ उसी बैंक के लिए बनी हुई है, हर बैंक की अपनी अलग ऐप होगी, दे नॉट शेयरिंग इट, है ना। जैसे अपनी एएल कोडर्स ऐप, जो एएल कोडर्स ऐप है वो मेरे कोर्सेज के लिए, आप लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स एनरोल किया है वो यूज कर सकते हैं। सो दैट इज अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मेड फॉर अ सिंगल यूजर। ठीक है। लेकिन जैसे फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, वो जनरल पर्पस, एनीबडी कैन यूज दैट ऐप। ठीक है। कस्टमाइज जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर या स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, और सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन के यूजर्स उस ऐप को यूज कर सकते हैं। ठीक है। दैट इज कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तीसरी कैटेगरी है लैंग्वेज प्रोसेसर्स की, जिसमें आपके पास कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स एंड ऑल आ जाते हैं, जो आपकी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं ताकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करके देखी जा सके, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, कौन सी? विच लैंग्वेज डज योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड? बाइनरी, वेरी गुड। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, जो कि है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं, सो वी हैव LLL, दैट इज लो लेवल लैंग्वेजेस, एंड वी हैव HLL, which means high level languages। ठीक है। एक सिर्फ सी लैंग्वेज ऐसी है जिसे हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, बिकॉज दैट हैज बोथ द गुड पॉइंट्स ऑफ लो लेवल एंड हाई लेवल। ठीक है। बट उसको अभी हम यहाँ से बाहर रखते हैं, अभी नॉर्मल बात करते हैं। अगर मिडिल लेवल तो सिर्फ सी है, लो लेवल और हाई लेवल के डिफरेंसेस की। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में कौन सी आती है? कैन यू टेल मी व्हाट कम्स अंडर लो लेवल लैंग्वेज? सो एक तो आपकी बाइनरी और मशीन लैंग्वेज ही होगी, दैट इज लो लेवल। और दूसरी असेंबली लैंग्वेज जो है, वेरी गुड तबिश, दूसरी आपकी असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल में होती है, वेरी गुड नेहा। ठीक है। हाई लेवल में हमारे पास बहुत सारी हैं, वी हैव C++, वी हैव जावा, वी हैव पाइथन, वी हैव जावास्क्रिप्ट, वी हैव रूबी, वी हैव SQL, लॉट ऑफ स्टफ वी हैव इन दिस, सो एक्सेट्रा। सो बाइनरी और मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें हम हर चीज जीरोस और वंस की फॉर्म में लिखते हैं, और इसको ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड्स दैट। ठीक है। सो बाइनरी लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, वी डोंट नीड एनी ट्रांसलेशन। सो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है लो लेवल लैंग्वेजेस का? दीज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस। मतलब एक कंप्यूटर के लिए इसके कोड्स अलग होंगे, दूसरे कंप्यूटर के लिए इसके कोड्स अलग होंगे। अब एज अ प्रोग्रामर मैं हर डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर के लिए अलग कोड तो याद नहीं रख सकती ना। तो पर ऐसा था जब ये बने थे शुरू में, है ना, जब आपकी जनरेशन शुरू हुई थी तो ऐसा होता था, पर अब ऐसा नहीं है। सो मशीन डिपेंडेंट होती है। देन आपके पास क्या है? ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड, नॉट इन केस ऑफ बाइनरी।
बट इन केस ऑफ असेंबली वो तो खैर हाई लेवल का ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है, तो उसको हम यहाँ ड्रॉबैक में नहीं लिखते। मशीन डिपेंडेंस होगी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो इट इज डिफिकल्ट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। सो बाइनरी लैंग्वेज के लिए आपको ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के लिए आपको ट्रांसलेटर चाहिए, जिसे हम असेंबलर कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज एक्चुअली में होती क्या है कि जैसे आपकी इंस्ट्रक्शन थी ये, आपने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी कि ऐड 3 एंड 5। सो मान लो ये ऐड का बाइनरी कोड है, ये 3 का, ये 5 का। अब अगर आपको इसको असेंबली में लिखना है तो आप ऐसे लिखते हैं, ऐड 3 5। और अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, है ना। सो हाई लेवल लैंग्वेज में यू सिंपली राइट 3 + 5। लेकिन अगर आप इसको असेंबली लैंग्वेज में भी लिख रहे होते हैं तो भी आप इसको कैसे लिखते हैं, ऐड 3 5। और ये जो ऐड है इसको क्या कहते हैं, व्हाट इज द टेक्निकल वर्ड फॉर द सिंबल विच डिफाइंस द ऑपरेशन। जो सिंबल्स आपके ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं, उन सिंबल्स को हम टेक्निकली क्या कहते हैं असेंबली लैंग्वेज में, निमोनिक्स। वेरी गुड। इसके आगे एक एम भी होता है, पर वो एम साइलेंट होता है, ठीक है। सो निमोनिक्स के अगर आप प्रॉपर स्पेलिंग लिखोगे तो वो ये होंगे, निमोनिक्स, बट जो शुरू का एम है वो साइलेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज निमोनिक्स, एंड ये यूज होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, बट कंप्यूटर को ये लैंग्वेज सीधे सीधे समझ नहीं आती है। सो दिस नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड टू बाइनरी लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ असेंबलर, एंड देन इट इज एग्जीक्यूटेड। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की बेनिफिट क्या है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, बट मशीन इंडिपेंडेंट है। वो भी बेनिफिट है कि आप प्रोग्राम जो है अगर सी लैंग्वेज का यहाँ बना रहे हो, इंडिया में रन कर रहे हो, वैसे ही चलेगा जैसे यूके में चलेगा, वैसे ही चलेगा जैसे ऑस्ट्रेलिया में चलेगा, किसी भी मशीन पे, चाहे वो डॉस वाली हो, लिनक्स वाली हो, iOS हो। सो इट वर्क्स ऑलमोस्ट द सेम वे। सी में फिर भी कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बट आगे जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन, जावा, उसमें कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आती, इसलिए उनको हम कहते हैं दे आर हाईली पोर्टेबल लैंग्वेजेस। बट सी में भी आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, सो दे आर मशीन इंडिपेंडेंट एंड इट्स इजी टू कोड इन दैट, ठीक है। बट उसको भी ट्रांसलेटर चाहिए, और हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो ट्रांसलेटर चाहिए होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? वेरी गुड। और जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा उसको हम सोर्स कोड बोलेंगे। जो लो लेवल लैंग्वेज का कोड होगा उसे हम ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे। सो जो हाई लेवल लैंग्वेज कोड है इट इज सोर्स कोड, और दूसरा जो है आपका वो लो लेवल लैंग्वेज कोड जो है वो ऑब्जेक्ट कोड हो गया। एंड ये जो ट्रांसलेटर है आपके पास, ये दो तरह के होते हैं, वी हैव कंपाइलर एंड interpreter. Again, difference between compiler and interpreter is a very important question which can be asked. तो कौन बताएगा? डिफरेंस बताइए between compiler and interpreter. Yes, श्रेया। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपने पहले भी कॉल किया था, but somehow I'm not getting your voice. Compiler is fast, interpreter is slow. मैम मेरी वॉइस आ रही है? Yes, श्रेया, now I can hear you. मैम compiler compiles the code all at once while interpreter interpret the code line by line. Yes, compiler compiles और translates the code all at once. तो वो पूरा प्रोग्राम पहले एक साथ रीड करता है, फिर ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर डज इट लाइन बाय लाइन। गुड। और कंपाइलर इज फास्टर क्योंकि वो एक साथ कर रहा है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके करता है तो स्लो हो जाता है, ठीक है। तरन ने क्या लिखा है, इजी टू डिटेक्ट एरर्स इन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में इजी तो क्या आप फास्ट कह सकते हो, क्योंकि जैसे ही पहला एरर आएगा इंटरप्रेटर वहां पे रुक जाएगा और आपको बता देगा कि इस लाइन पर एरर है, सो यू नीड टू करेक्ट दैट एरर एंड री इंटरप्रेट इट, ठीक है। वेराज कंपाइलर आपको एक साथ पूरी लिस्ट दे देता है कि भाई लाइन नंबर 3 पे ये एरर है, लाइन नंबर 10 पे ये एरर है, लाइन नंबर 15 पे ये एरर है, अब आप उसको ठीक करो और फिर रिकम्पाइल करो। सो डीबगिंग इन इंटरप्रेटर इज फास्ट।
ठीक है, कंपाइलर मेमोरी में ज्यादा स्पेस लेता है क्योंकि कंपाइलर को पूरा प्रोग्राम रैम में चाहिए, तभी तो वो ट्रांसलेट करेगा। एन इंटरप्रेटर रिक्वायर्स लेसर स्पेस इन द मेमोरी, क्योंकि उसको सिर्फ एक टाइम पे एक ही लाइन चाहिए होती है ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको सॉफ्टवेयर पढ़ने हैं, एमएस ऑफिस वगैरह और डॉस एंड ऑल। देन कम्स योर यूनिट 3। यूनिट 3 आपकी है बाइनरी अरिथमेटिक वाली। ठीक है, वी विल गो टू दैट, बट उससे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं यूनिट 4, विच इज अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो फटाफट से बता दो मुझे, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क? सो इट्स अ नेटवर्क व्हिच कनेक्ट्स ऑल द कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड। तो अलग चीज हो गई। नॉर्मल कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, नॉट नेसेसरी वाया इंटरनेट, अदरवाइज ऑल्सो भी कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के साथ करोगे तभी वो कंप्यूटर नेटवर्क होगा। सो इट इज कलेक्शन ऑफ computers connected with each other to share information and resources। ठीक है, आपके पास जो डेटा है वो उसको शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, उसको शेयर कर सकते हैं। सो दैट विल बी सेड टू बी अ कंप्यूटर नेटवर्क। डिपेंडिंग अपॉन कितने कंप्यूटर्स और कितना एरिया आप कवर कर रहे हो, यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड, है ना, कितने कंप्यूटर्स कितनी जगह में आप कनेक्ट कर रहे हो, उसके बेसिस पे हम चार तरह के नेटवर्क्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एनीवन नोज द फुल फॉर्म्स? पैन, लैन, मैन, वैन। पीछे का ए एन तो एरिया नेटवर्क ही है ना। आगे का बताओ, पी से क्या होता है, एल से क्या होता है, एम से क्या होता है? वेरी गुड तबिश। पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब कि आपने आपके फ्रेंड्स के साथ अपने फोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट किया, नॉट थ्रू इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट नहीं आएगा इसके अंदर। सो इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं हम, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं या डेटा केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। सो इफ यू आर कनेक्टिंग योर डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, वायर्ड और वायरलेस, 10 मीटर की रेंज के अंदर, तो उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, और अगर यही चीज प्रोफेशनली लेवल पे की जाए अप टू 1 किलोमीटर, जैसे मान लो एक ऑफिस है, उसके कंप्यूटर्स आपने आपस में कनेक्ट किए, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा। इट इज अप टू द रेंज ऑफ 1 किलोमीटर। और अगर आप एक सिटी कवर कर रहे हो तो सिटीज को बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज। सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इट कवर्स अप टू 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर की रेंज के अंदर अगर मेरे पास एक कंपनी है जिसके 2-3 ऑफिसेज हैं सेम सिटी के अंदर, और हम उसके वो सारे ऑफिसेज आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, so it is going to be called as metropolitan area network. And wide area network means network of networks. So wide area network बहुत बड़ा network होता है. It can cross multiple cities. It could be a state, country or even continents. सबसे बड़ा wide area network आपके पास होता है internet. That is the widest network we have. ठीक है, सो आपका वाइडेस्ट नेटवर्क है। सो ये हो गए टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, इसमें आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया आपके पास होते हैं। सो ट्रांसमिशन मीडिया मतलब वो मीडिया या वो चीज जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, जो आपके पास दो तरह की होती है, गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड का मतलब है वायर्ड और अनगाइडेड का मतलब है वायरलेस। कैन यू नेम अ फ्यू गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियाज? क्या आप बता सकते हो गाइडेड की कैटेगरी में क्या आएगा, अनगाइडेड की कैटेगरी में क्या आएगा? एथरनेट इज अनदर वर्ड फॉर लैन, और जो एथरनेट बनाने के लिए केबल यूज होती है उसको लैन केबल कह देते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर जो है वो कॉपर वायर के अंदर आता है, तो हम इसको ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि आपके पास कॉपर वायर होती है, कॉपर वायर के अंदर
ट्विस्टेड पेयर केबल हो गई, कोएक्सियल केबल हो गई, आप एथरनेट केबल भी लिख सकते हो। देन वी हैव फाइबर ऑप्टिक केबल। वायरलेस के अंदर इंफ्रारेड हो सकता है, रेडियो वेव हो सकता है, माइक्रोवेव हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है। तो गाइडेड और अनगाइडेड मीडियाज हो गए हमारे पास। ठीक है, इसमें फाइबर ऑप्टिक सबसे अच्छी है पर सबसे एक्सपेंसिव है। ऐसे ही वायरलेस में सैटेलाइट बहुत इफेक्टिव होता है लेकिन अगेन बहुत एक्सपेंसिव होता है। रेडियो वेव और माइक्रोवेव में अगर डिफरेंस पूछ लेते हैं तो रेडियो वेव जो है आपके पास वो ओमनी डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन में जा सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर उतना रिलायबल नहीं होता। माइक्रोवेव पेड है लेकिन रिलायबल है एंड इट ट्रेवल्स इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, तो एफएम जो है आपका, एफएम स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो जो एफएम चैनल्स हैं वो रेडियो वेव से आते हैं, और जो हमारी टेलीफोन लाइंस हैं 4G 5G ये जो सिग्नल्स आपके आते हैं ये सब माइक्रोवेव से आते हैं। और जो टीवी रिमोट्स हैं वो इंफ्रारेड से चलते हैं, वो चाहे टीवी रिमोट हो या एसी रिमोट हो वो सब आपका इंफ्रारेड से चलता है। इन टॉयज ऑल्सो वी यूज इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज टोपोलॉजी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क टोपोलॉजी? What do you understand by the term network topology? Structure of computers or arrangement of computers in a network. स्टार में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है और वो सबके साथ कनेक्टेड होता है। सेंट्रल जो डिवाइस है वो ही सारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। बस या फिर लीनियर स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ होता है, एक मेन केबल होती है जिसे बैकबोन केबल कहते हैं, और बाकी के सारे कंप्यूटर्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट टोपोलॉजीज में ये दोनों ही आती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इसका, अगर ये सेंट्रल डिवाइस खराब हो गया तो सब कुछ चला जाएगा। इसकी भी अगर बैकबोन केबल खराब हो गई तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। अदरवाइज दे हैव द बेस्ट फीचर्स। ठीक है, इसके अलावा आपकी रिंग टोपोलॉजी जिसमें सर्कल बन जाता है, पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ एंड सो ऑन वी कनेक्ट द कंप्यूटर्स। मैश जो होता है उसमें होता है कि कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, किसी भी ऑर्डर में हो, कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, but every computer must be connected with at least two other computers. So if every computer is connected with at least two other computers, it is said to be a mesh. And if every computer is connected with all other computers, then it is said to be, अगर मैं कहती हूँ कि हर कंप्यूटर नेटवर्क में जितने भी और कंप्यूटर्स हैं सबके साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे हम? What will you call that? Complete. कंप्लीट टोपोलॉजी में अगर 4 कंप्यूटर्स हैं तो ये बाकी 3 के साथ होगा, मतलब हर कोई हर किसी के साथ कनेक्ट होता है। दैट इज सेड टू बी कंप्लीट टोपोलॉजी, बट इसमें बहुत केबल चाहिए होती है और ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। और एक टोपोलॉजी होती है ट्री। ठीक है, ट्री में क्या होता है कि आपके पास एक नोड है, उसके आगे फर्दर नोड्स हैं, उसके आगे फर्दर नोड्स हैं, सो दैट इज सेड टू बी ट्री टोपोलॉजी। इसके अलावा आपको प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, उनकी फुल फॉर्म्स और उनका क्या काम है। तो प्रोटोकॉल्स में सबसे बेसिक प्रोटोकॉल जिसके ऊपर आपका पूरा इंटरनेट बेस्ड है वो है टीसीपी/आईपी, जो सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था जिसका नाम था आरपा नेट। इट वाज मेड फॉर, किसके लिए बना था आरपा नेट?
यूएस मिलिट्री के लिए। सो इट वाज डिजाइन फॉर यूएस डिफेंस एकेडमी और यूएस मिलिट्री। ठीक है। इसका नाम था ARPANET एंड इट वाज बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल ऑफ TCP/IP फॉर कनेक्शंस। सो TCP/IP की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म लिखते जाओ सारे प्रोटोकॉल्स की जो मैं लिख रही हूँ। टेल द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP, SMTP, FTP, UDP, POP, VoIP, so transmission control protocol. IP stands for Indraprasth University Internet Protocol. It is responsible for establishing the connections to the internet. SMTP मेल्स भेजने के काम आता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर आपको फाइल अपलोड या डाउनलोड करनी है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। UDP stands for यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन लेस डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। POP is post office protocol which manages your mailboxes and all. Voice over internet protocol, it manages the voice calls and video calls over the internet. और एक होता है HTTP, hypertext transfer protocol. So HTTP किस लिए होता है? To open the websites, है ना? तो आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है आपका वेबसाइट्स। सो वी हैव अ वेब सर्वर जहां पर सारी साइट्स पड़ी होती है। जहां से हम साइट ओपन करते हैं उसको हम कहते हैं वेब क्लाइंट। वो HTTP की हेल्प से क्या भेजता है? रिक्वेस्ट। सो HTTP टेक्स योर रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर वापस आपको आपकी साइट भेजता है। Yes, Tavish, which is called response. So this is your client server architecture. ठीक है। अब जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए वेब ब्राउजर क्या होता है। सो वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू ओपन वेबसाइट्स। कैन यू नेम अ फ्यू वेब ब्राउजर्स? कुछ वेब ब्राउजर्स के नाम बता सकते हो? क्रोम, फायरफॉक्स, ब्रेव, एज जो हम यूज कर रहे हैं, iOS में सफारी होता है, ओपेरा। So these are the various web browsers which are used to open the websites. ठीक है। Can you name a few antivirus softwares? ये क्या लिखा था बिश? अच्छा, MCA, प्रीपेड, क्विक हेल, ओपेरा, कैस्पर। ठीक है। तो आपको इंटरनेट से रिलेटेड ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। ईमेल क्या होता है, चैटिंग क्या होता है, ठीक है, वीडियो कॉल क्या होता है। तो ऐसा कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। रिमोट लॉगिंग कैसे करेंगे? सो ये सब आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक बेसिक हम डेली अपना यूज करते हैं इंटरनेट यूज करते हुए। ठीक है। यूनिट 3 जो है आपकी, उसमें है नंबर कन्वर्जन्स, जो आपने एंट्रेंस के लिए भी पढ़ा हुआ है। हाउ कैन यू कन्वर्ट डिफरेंट बेसिस? सो पहले बताओ कौन कौन से बेसिस होते हैं हमारे पास, हम कौन से नंबर बेसिस पढ़ते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर्स? व्हिच नंबर सिस्टम्स डू वी स्टडी? बाइनरी, ऑक्टल,
डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसका रेडिक्स क्या होता है। तो व्हाट इज द रेडिक्स ऑफ बाइनरी? व्हाट इज द रेडिक्स? रेडिक्स का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी डिजिट्स यू कैन हैव मैक्सिमम। ठीक है, बेस क्या है? तो रेडिक्स का है 2, ऑक्टल का रेडिक्स है 8, डेसिमल का है 10 और हेक्साडेसिमल का 16। तो इसमें सिर्फ 0 या 1 यूज हो सकता है, इसमें 0 से 7 तक कोई भी डिजिट यूज हो सकता है, इसमें 0 to 9 कोई भी डिजिट यूज हो सकता है, और 0 to 15 तो हो नहीं सकता। तो 0 to 9 डिजिट्स हो जाते हैं, एंड ए से एफ तक आपके अल्फाबेट्स होते हैं विच रिप्रेजेंट योर नंबर्स। सो 10 की जगह पर हम ए लिखते हैं, 11 की जगह पे हम बी लिखते हैं, ऐसे ही सी डी ई एफ एंड ऑल। सो इसकी कन्वर्जन होती है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम है, आपको शीट देख के बोल भी सकते हैं कि भाई कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आपको ये रिवाइज करके जाना है। ये मत सोचना प्रैक्टिकल एग्जाम है तो ये नहीं पूछेंगे। ठीक है, सो देर इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दे कैन आस्क, दे माइट नॉट आस्क, हो सकता है ना ही पूछे, बट अगर पूछ लिया तो, सो अगर पूछ लिया तो वाले रिस्क में हम नहीं जाते, हम इसको रिवाइज करके जाएंगे। इजी है, आप एंट्रेंस के लिए भी पढ़ा था, वैसे भी पढ़ा है, तो यू कैन डू इट। ठीक है, इसके बाद जो बाइनरी अरिथमेटिक आ जाता है, उसमें आपको एडिशन पता होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। मतलब अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो नंबर के टूस कॉम्प्लीमेंट में आपको उसको ऐड करना होता है। ठीक है, ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको बोला जाता है 25 प्लस 15 करो, और 8 बिट्स में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो 8 बिट्स में अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 25 कितना होगा? 16। 16 इज दिस, 16 और 8 24 हुआ, है ना? 8 4 2 1, सो दिस इज 25, एंड 15 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4, इसको ऐड कर लो। 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 1 प्लस 1 0, कैरी 1, 3 1 हो गए तो सम भी 1, कैरी भी 1, 0 1। और अगर मैं इसका रिजल्ट देखूं तो ये आता है 1 2 4 8 16 32। 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। जी हाँ, ऐड करके 40 ही बनता है ना? और अगर आपको कहा जाता कि 25 माइनस 15 करके दिखाओ, तो 25 को तो आप एज इट इज लिखते हैं, 15 का मुझे लेना पड़ता टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है? ये आपका 15 है, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जो 0 है उसको 1 कर दो, और जो 1 है उसको 0 कर दो, प्लस 1 करेंगे राइट मोस्ट बिट में टू गेट टूज कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आपका बन के आएगा, ये क्या होगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। सो इट इज 1 1 1 1 0 0 0 1। सो 1 प्लस 1 इज 0, कैरी 1, 0 1, 1 प्लस 1 इज 0, कैरी 1, 0 कैरी 1, 0 कैरी 1, 0 कैरी 1। ये 1 हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। अब ये जो बचा इसका नंबर देखो, ये क्या बन रहा है? 10। तो जी हाँ, 25 माइनस 15 10 होता है। अब ये न्यूमेरिकल कराया जाए उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, आपको कहे वहां पे कि भाई ये सॉल्व करके दिखाओ, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन से पूछ सकते हैं कि बताओ हाउ सब्ट्रैक्शन इज डन। सो हाउ सब्ट्रैक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट। फिर पूछ सकते हैं व्हाट इज टूज कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? जो जीरोस है उनको 1 कर दो, जो वंस है उनको 0 कर दो, और उसमें अगर 1 ऐड करोगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 7 और 8 कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है, तो हाँ, जो भी हमारा बेस होता है, जो भी हमारा रेडिक्स होता है, उससे एक कम का निकल सकता है। n minus 1's complement we can find and n's complement we can find। जैसे अगर बेस 8 है तो आप 7's complement निकाल सकते हो और 8 complement निकाल सकते हो। जैसे आपके पास नंबर होता है 563, अब आपको बोलते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो आप इस नंबर को 777 में से माइनस कर दो, आपके पास बचा ये। तो ये क्या आ गया? 7's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपने 7 में से माइनस किया है। प्लस 1 करो तो 215 जो है आपका, वो क्या आ जाएगा? 8's कॉम्प्लीमेंट। बट वेरी रेयर दे आस्क यू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप एक बार उसको देख के करो जाना। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? इसके बाद जब आप अपना रिवाइज करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज जो है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज ऑप्शन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में पूछ सकते हैं, हेडर एंड फुटर कैसे देते हैं, क्या होता है वो पूछ सकते हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेल कर रहे हो तो आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, चार्ट्स पता होने चाहिए। तो फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं एक्सेल में, चार्ट्स कैसे बनाते हैं एक्सेल में। और अगर पावर पॉइंट कर रहे हो तो पावर पॉइंट के केस में आपको कस्टम एनिमेशन मतलब एनिमेशन इफेक्ट्स कैसे देते हैं। ठीक है, स्लाइड ट्रांजिशन कैसे करते हैं, जब एक स्लाइड आए दूसरी स्लाइड, एक स्लाइड जाती है और दूसरी स्लाइड आती है तो क्या इफेक्ट आना चाहिए, वो आपका स्लाइड ट्रांजिशन में आ जाता है। तो कुछ ऐसी ऑप्शंस जो बहुत ज्यादा यूज होती है इन सॉफ्टवेयर में, उसके ऊपर आपको करने के लिए असाइनमेंट भी दी जाएगी और आपको पूछा भी जाएगा। हाँ, टाइमर कैसे, रिहर्स टाइमिंग कैसे करते हैं, आप हर स्लाइड की टाइमिंग सेट कर सकते हो। ठीक है, सो मेल मर्ज का क्या मतलब होता है कि एक ही मेल होती है और एक हमारे पास डेटाबेस होता है जिसमें आपके पास चेंज होने वाला डेटा होता है। फिर जब हम उसको आपस में मिलाते हैं तो बहुत सारी मेल्स क्रिएट हो जाती है। बेसिक मेल का टेम्पलेट वही रहता है, डेटाबेस उसमें चेंज हो जाता है। आप एक्सेल में ज्यादातर मैक्रोस का यूज हम एक्सेल में करते हैं, बन वैसे तीनों में सकते हैं। तो मैक्रो क्या होता है, यू कैन रिकॉर्ड सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो आप एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स को रिकॉर्ड करके रख सकते हो और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो जब भी आपको चाहिए है। ठीक है, हेडर एंड फुटर क्या होता है, जो पेज के टॉप पे और पेज के बॉटम पे आता है, हर पेज पे आता है। इट कुड बी द टाइटल ऑफ योर बुक, इट कुड बी द पेज नंबर, इट कुड बी एनीथिंग जो हमें हर पेज पे दिखाना है, उसे हम हेडर एंड फुटर कहते हैं। ठीक है, चार्ट्स बना सकते हो आप, डेटा सेलेक्ट करो उसमें से बार चार्ट, पाई चार्ट। चार्ट्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। सो विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेन्यू चार्ट ऑप्शन, सो आपको याद रखना है कौन सी ऑप्शन कौन से मेन्यू में है। आजकल तो वैसे सब चीज टूल बार पे होती है, पर जो आप पिछला से बचपन से जो एमएस ऑफिस पढ़ते आ रहे हो उसमें यू शुड नो कि कौन कौन से मेन्यूज हैं, कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्टकट कीज भी आपकी कौन कौन सी हैं। बाकी मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस होंगे सारे, अप्रॉक्स 100 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे। सो जस्ट गो थ्रू दोस क्वेश्चंस। बाकी हमने अभी आज सारा डिस्कस कर लिया। आप प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर लोगे जो भी आपको लैब में कराए हुए। एंड कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, फील फ्री टू राइट इन द व्हाट्सएप। ठीक है, सो जस्ट आस्क मी देयर कि मैम ये नहीं समझ आया या ये नहीं पता कैसे करना है, तो आई sort it out. ठीक है, एंड इफ यू हैव मेनी डाउट्स वी कैन हैव क्लास अगेन एट 9 o'clock, और जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स ले सकती हूँ। तो अभी आप अपना सारा रिवाइज करो, प्रैक्टिकल करके देखो, जहां पे भी आप फंसते हो, जहां पे भी प्रॉब्लम आती है, नोट इट डाउन, मैसेज ऑन व्हाट्सएप, अदरवाइज वेट टिल 9 o'clock and then we'll have a class and we will clear your doubts at that time if there are doubts, right? So अभी कोई डाउट है तो बताओ, कर लोगे ये प्रिपेयर। टॉस की कमांड्स भी रिवाइज कर लेना, शॉर्टकट कीज भी रिवाइज कर लेना। एक शॉर्टकट कीज की पीडीएफ है अलग से, वो मैं दे देती हूँ। तो उसमें सारी शॉर्टकट कीज लिखी हुई है कि न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, ठीक है, अनडू, रीडू, कट, कॉपी पेस्ट, हर चीज की शॉर्टकट कीज लिखी हुई है, तो आपको सबकी शॉर्टकट कीज याद होनी चाहिए। Yes, Tabish. In case there would be a change, I'll let you know in the group. और वी कैन डू वन थिंग कि आज आप एफआईटी पढ़ो अच्छे से और कल हम एक लंबी क्लास रख लेते हैं। पहले बूटस्ट्रैप कर लेंगे, उसके बाद वाइवा की प्रैक्टिस कर लेंगे। एस्काई कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बस इसकी फुल फॉर्म और ये किस लिए होता है वो पता होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्काई कोड, यू शुड नो दैट। व्हाट इज द फुल फॉर्म। ठीक है, और एज अ प्रोग्रामर सी में भी आपको पता ही होना चाहिए कि कैपिटल ए की एस्काई वैल्यू क्या होती है। सो इट इज 65। 65 to 90 are your capital letters. 97 to 122 are your small letters. ठीक है, तो अभी आज आप एफआईडी पे फोकस करो। कल कॉलेज से आओगे तो वी विल हैव अ 2 hour क्लास। ठीक है, 5 बजे तक आ जाते हो आप लोग कॉलेज से वापस। प्रैक्टिकल के बाद कितने बजे तक वापस आ जाते हो, व्हाट टाइम यू विल बी होम। Shall we keep a class tomorrow at 5 o'clock?
ठीक है, 5 बजे रखते हैं। कल 5 बजे होगी। अभी आज जरूरत हुई तो रात को फिर से होगी। ठीक है, अभी आप लोग पढ़ो। और एक वीडियो का लिंक मैंने और भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको भी गो थ्रू कर लेना। चलिए, ओके देन। बाय एवरीवन, टेक केयर।